स्वागत है द सुपर एनर्जेटिक द एंड गेम। आज हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन के धमाकेदार लेक्चर में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करते हैं लेक्चर। अभी तो शुरू ही किया है। हाँ, अभी तो हमने क्लास शुरू कर लिया। अभी अब हम शुरू कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन। तो सबसे पहली बात लॉज ऑफ मोशन में याद रखिएगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम उसके वेलोसिटी से उसका स्टेट डिफाइन करते हैं। बॉडी की दो स्टेट होती है। अगर वेलोसिटी 0 है तो इसको कहते हैं हम स्टेट ऑफ रेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। और अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हम उसको कहते हैं ए स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। इन दोनों स्टेट में बॉडी को बना के रखने के लिए किसी भी नेट फोर्स की जरूरत नहीं होती है। इस केस में उसका नेट एक्सेलरेशन 0 होगा गाइस। इस केस में उसका नेट एक्सेलरेशन 0 होगा गाइस। ठीक है, नेट एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 होगा। नेट एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 होगा। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो उस पर नेट फोर्स 0 लगता है। अगर कोई वेलोसिटी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, तो स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में होता है, उस पर भी नेट फोर्स 0 लगता है। जब कोई ऑब्जेक्ट का हम स्टेट चेंज करते हैं तो उस पर फोर्स की जरूरत पड़ती है। और जब हम स्टेट चेंज करते हैं तो हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं। तो बॉडी अपने क्या करती है? अपने स्टेट को चेंज करने से अपोज करती है इनर्शिया से। और वो इनर्शिया कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। इनर्शिया सिर्फ प्रॉपर्टी, याद रखिएगा, इनर्शिया सिर्फ प्रॉपर्टी है, नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। आप इनर्शिया को कंपेयर कर सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते हैं। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है। अगर मान लो कोई एम मास का ऑब्जेक्ट रेस्ट में, एम मास का ऑब्जेक्ट चल रहा है, दोनों की इनर्शिया सेम होगी क्योंकि मास सेम है, लेकिन इनर्शिया को आप एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए एसर्शन रीजन से शुरुआत करते हैं गाइस। एकदम फोड़ देंगे गाइस, फोड़ देंगे। चलिए, इफ अ बॉडी इज मूविंग विथ सम फिक्स्ड वेलोसिटी देन देयर मस्ट बी प्रेजेंट नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। कितनी गलत बात है, कितनी गलत बात है गाइस कि अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है तो उस पर नेट फोर्स लगना चाहिए। गलत बात है गाइस। नेक्स्ट देखिए, it is only the net force which can change the state of a body from rest to motion. It can only the net force which can change the state of body from, ये सही बात है गाइस। तो assertion is एक मिनट गाइस, it is only net force which can change a state of a body from rest to motion। हाँ, नेट फोर्स ही तो चेंज कर सकती है, चाहे किसी भी तरीके से नेट फोर्स लगना चाहिए। तो पहला तुम्हारा गलत है, दूसरा सही है। क्या कहते हो? बोथ assertion and reason are incorrect। नहीं यार, A is wrong but R is correct। कैसे D गाइस, कैसे? दूसरा तो सही है ना, ओनली नेट फोर्स कैन चेंज स्टेट ऑफ बॉडी फ्रॉम रेस्ट टू। चलिए, inertia is the property of inertia is proportional to mass of the object। higher the mass, higher will be the inertia। सही है। inertia is a physical quantity that does not have any unit। wrong। inertia is not a physical quantity। inertia is a physical quantity। inertia is a property। ये भी गलत है। पहला सही है, बस पहला सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगर कहीं x एक्सिस में फोर्स 0 है, अगर कहीं x एक्सिस में फोर्स 0 है तो x का एक्सेलरेशन 0 होगा, y का हम नहीं जानते। अगर y में फोर्स 0 तो y का एक्सेलरेशन 0 होगा, x का हम नहीं जानते। x और y अलग अलग होता है। x बोलता है देख तू अपनी वाली को संभाल y को, y x को बोलता है देख तू अपनी वाली को संभाल। लामीज थ्योरम मैंने आपको करा दिया था। लामीज थ्योरम पे बेस्ड ये बढ़िया सवाल है। क्या सवाल पढ़िए गाइस। अ √3 kg attached to the string whose other end to the of wall, an unknown force F is applied so that string makes an angle 30 degree। strings makes an angle 30 degree। string makes an angle 30 degree, 30 degree with the wall, then tension T is equal to, देखो बेटा, a √3 kg is attached to the string whose other end to the wall and a known force F is applied। ये हमें नहीं पता है। so that string
स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विथ वॉल, देन टेंशन T इज इक्वल टू, इस T की वैल्यू पूछिए। अब सुनना अच्छे से, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है, वैल्यू नहीं पता लेकिन डायरेक्शन पता है। ये 90 होगा क्या? हाँ ये 90 होगा बेटा। ये 30 है तो ये 60 होगा, और ये 90 होगा। ये एंगल आप कह सकते हो ये 90 और ये 60 है तो ये 30, ये 120 होगा। अब हमें इस T की वैल्यू निकालनी है। अब सुनना अच्छे से, ये T बटा ये एंगल कौन सा नहीं बना रहा, तो T से ये एंगल नहीं बन रहा, यहां पे 90 डिग्री, साइन 90 बराबर ये √3 kg फोर्स है, सॉरी ये √3 kg मास है, तो इसका फोर्स हो जाएगा √3 kg इंटू 10 बटा ये कौन सा एंगल नहीं बना रहा, तो ये नीचे है, ये फोर्स हॉरिजॉन्टल है, ये एंगल नहीं बना रहा, साइन 120, साइन 120, साइन 90 तो 1 होता है, साइन 120 60 होता है √3/2, तो जाएगा √3/2, √3 से √3 कैंसिल, 2 ऊपर 20 न्यूटन, तो T बराबर आएगा बेटा 20 न्यूटन। तुम सच में सॉल्व कर लिए क्या भाई? सैल्यूट है, सैल्यूट है। 20 न्यूटन अगर कर लिया तुमने तो भाई लामीज थ्योरम पे 2-3 सवाल मैंने करा दिए। ये क्या है भाई? ये सिंपल सी बात है, इस तरीके का फोर्स लग रहा है तो नेट फोर्स बताओ कितना होगा। 5 न्यूटन आगे 6 न्यूटन पीछे, तो 1 न्यूटन पीछे बनेगा, 7 न्यूटन ऊपर तो 1 न्यूटन इधर बनेगा, तो 1 90 डिग्री पे √2। हाँ सर, एक्स एक्सिस से कितने एंगल पे जाएगा, तो एक्स एक्सिस से ये 45 डिग्री होगा, तो यहां से एक्स एक्सिस से 135 डिग्री पर √2 न्यूटन लगेगा, √2 न्यूटन एट एन एंगल 135 डिग्री। एक बार देखो सही है क्या? एक बार देखो सही है क्या? हाँ सर सही है। नेक्स्ट देखिए, अच्छा एक फोर्स है R, जहां फोर्स खत्म हुआ से फोर्स शुरू हो गया P, जहां पे P खत्म होगा वहां से शुरू हो गया Q, तो ये P, R, P और Q का वेक्टर सम अगर करोगे तो P के हेड से इसका टेल मिलाओगे, तो नेट फोर्स इन तीनों का सम क्या हो जाएगा? 0। तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल क्या रहेगा? कांस्टेंट लगेगा अगर इस तरह का फोर्स लगता है। तो नीट 2019 का सवाल है बेटा। वेक्टर सम क्या कहता है कि मान लो कोई आर फोर्स था, तो पहले को हमने बनाया, जहां पहले का हेड खत्म हुआ वहां से दूसरा बनाया, दूसरे का हेड खत्म हुआ से तीसरा बनाया, इन तीनों का वेक्टर सम क्या हो जाएगा? 0। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा आपका? 0। नेट फोर्स 0 तो वेलोसिटी कांस्टेंट। ये भी लामीज थ्योरम से सॉल्व हो जाएगा। इधर T2 है, ये T1 है, ये 60, ये 30, तो ये एंगल हो जाएगा 90 और नीचे हो जाएगा mg। लामीज थ्योरम एक बार ओपी कर दीजिए, ऐसे सवाल आएंगे तो आप उड़ा दीजिएगा। नीट 2013 का सवाल है, इस पर नेट फोर्स पूछा है। जब किसी पार्टिकल पे नेट फोर्स पूछे और वो कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है तो उस पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0। ये बहुत अच्छे से मैंने आपको पढ़ाया, बहुत अच्छे से मैंने आपको पढ़ा। रॉन्ग था आंसर, 45 डिग्री होगा। क्या है? Free body diagram shown in the figure, 4 forces are applied on in x-axis and y-axis direction. What additional force must be applied at an angle with positive x-axis so that net acceleration of the body is 0? ठीक है, 6 न्यूटन पीछे और 5 न्यूटन आगे, तो पीछे हो जाएगा 1 न्यूटन और 8 और ऊपर से अच्छा नीचे हो जाएगा 1 न्यूटन, तो नेट फोर्स तो इधर ही आया और पॉजिटिव एक्स एक्सिस अभी भी 135 डिग्री होगा, तो सही तो है, सही तो है। ये भी 20 सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। हाँ तो डाउनवर्ड होने से रिजल्टेंट थोड़ी ना चेंज हुआ, डाउनवर्ड होने से रिजल्टेंट कहां चेंज हुआ? चलिए सही कह रहे हो, तुमने सही बोला, तुमने गलत नहीं बोला, लेकिन आप वो रिजल्ट भी चेंज नहीं हुआ। मोमेंटम इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। मोमेंटम का जो डायरेक्शन होता है वो वेलोसिटी के अलोंग होता है, इसका यूनिट केजी मीटर पर सेकंड होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट एम मास का यू वेलोसिटी से आगे चल रहा है, ये टकरा के पीछे गया, तो चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 2mu, क्योंकि ये अभी आगे जा रहा है फिर पीछे चल गया, तो चेंज इन डायरेक्शन की वजह से 2mu आएगा। एक ऑब्जेक्ट एम मास का यू वेलोसिटी से आगे जा रहा है और एम मास का वेलोसिटी यू वेलोसिटी से ऊपर जाने लगे, तो इनिशियल वेलोसिटी आगे, तो इनिशियल मोमेंटम आगे, फाइनल मोमेंटम ऊपर, तो चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा आपका √2mu। क्या ये क्लियर है? हाँ सर। A body of mass m hit normally at a rigid wall with a velocity v
and bounce back with the same velocity, then impulse experienced by the body is 2mb. क्योंकि सेम बाउंस बैक विद द सेम वेलोसिटी, मतलब सेम रफ्तार से पीछे आ गया, सेम रफ्तार से पीछे आ गया 2mb। अरे यार तो ठीक है ना, एडिशनल फोर्स पूछा है तो तू समझ गया ना, बात खत्म कर अब यार, कैसे करूंगा इतना। फॉर अ फ्री बॉडी डायग्राम shown in the figure, 4 force are applied in a x and y direction. What additional force must, अच्छा है एडिशनल पूछा है तो 6 इधर है, 5 इधर है तो 1 न्यूटन इधर हुआ, 8 पीछे 7 न्यूटन ऊपर है तो 1 न्यूटन और इधर हुआ। ये तुम खुद भी ठीक कर सकते हो, तुम्हें पता है कि मैं नेट फोर्स निकाल रहा हूं तो बिल्कुल नेट फोर्स 111 √2 न्यूटन आ जाएगा, एकदम सही है। अब बोला कि एडिशनल फोर्स कितना लगाओ कि रिजल्टेंट 0, तो एफ एक्सटर्नल आप इसके जस्ट अपोजिट लगाएंगे, ये बीच में होगा क्योंकि 1 न्यूटन का रिजल्टेंट बीच में, तो इधर से आप 45 डिग्री पर लगाएंगे, तो √2 न्यूटन एट 45 डिग्री लगाएंगे। मैं गलत सॉल्व किया था क्या? मैं गलत सॉल्व किया था क्या? नहीं किया था, क्योंकि मैं तो नेट फोर्स निकाल रहा था, नेट फोर्स के हिसाब से सही है। अब वो एक्सटर्नल फोर्स पूछा है तो उस हिसाब से आंसर ये बन रहा है बस। चल ठीक है, कोई बात नहीं, मेरी गलती है, चल कोई बात नहीं, ठीक है। ये देख भाई, ये देख, तो 2-3 केस यहां पे समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला केस है, अगर m मास का ऑब्जेक्ट u वेलोसिटी से चल रहा हो, टकरा के एग्जैक्टली u टर्न ले ले, तो चेंज इन मोमेंटम होता है 2mu। अगर m मास का ऑब्जेक्ट u से चल रहा है और परपेंडिकुलर चला जाए तो √2mu हो जाएगा। क्लियर है क्या? ऑब्लिक वाला भी समझाएंगे। अब यहां पे देखो सवाल, अब यहां पे देखो सवाल, body of mass m hit normally at a rigid wall with velocity v and bounce back with same velocity, then impulse experienced by the body is, तो impulse होता है चेंज इन मोमेंटम, और एग्जैक्टली अपोजिट गया है तो √2 का फैक्टर आ जाएगा सीधा। बताओ बताओ, क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? चलिए आगे देखते हैं। अ बॉल ऑफ मास इतना केजी ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट 10 मीटर, स्ट्राइक द ग्राउंड एंड रीबाउंड टू द सेम हाइट, देन मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्स। बढ़िया सवाल है, बढ़िया सवाल है। एसी कम करो यार, थोड़ा ठंडा लग रहा है, 1-2 पॉइंट बस ठंड लग रहा है। बॉल ऑफ मास 0.15 केजी, तो ये जो बॉल है उसका मास है 0.15 केजी, ठीक है भाई, 0.15 केजी। ड्रॉप फ्रॉम द हाइट 10 मीटर, इसको हमने 10 मीटर के हाइट से ड्रॉप किया है, ठीक है। स्ट्राइक द ग्राउंड एंड रीबाउंड टू द सेम हाइट, देन मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्स इंपार्टेड टू द बॉल इज, कितना इंपल्स उसमें जाएगा? तो बेटा इंपल्स बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम, जितने वेलोसिटी से टकराए उतने वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, हाँ, तो हो जाएगा m इंटू 2 इंटू यू, सही बात है। m बताओ सर, 15/100, ये 2 और u क्या होगा, √2gh, तो ये हो गया 30/100, और 10 मीटर से फेंका है तो √10 इंटू 10 100 √200, ये कटेगा इससे, √200 होगा 10√2, तो 3 इंटू 10√2/10, 3√2 आ रहा है, 3√2, तो होगा 3 इंटू 1.41, 3 और 6 के बीच में देख 4.2, चौथा आंसर आ जाएगा। चेंज इन मोमेंटम से ऐसे सवाल बेटा बनते हैं। डी आ रहा है क्या? चल नेक्स्ट देख भाई, ये वाले सवाल देख। इस वाले सवाल में एक जोरदार एम स्टार बताता हूं, खूब सारे सवाल ऐसे पूछे जाते हैं बेटा। देख, एम मास का ऑब्जेक्ट ना इस लाइन पे आ रहा है, हाँ सर आ रहा है, इस लाइन पे आ रहा है, एम मास का ऑब्जेक्ट इस लाइन पे आ रहा है। अब सुन, इस वेलोसिटी का 2 कंपोनेंट ले, एक नीचे एक आगे आएगा, हाँ रुकना। अगर ये हॉरिजॉन्टल से थीटा है, देखना हॉरिजॉन्टल से थीटा है, तो ये भी हॉरिजॉन्टल से थीटा 60 होगा, हाँ। अब v का ये वेलोसिटी होगा v cos 60 और ये वेलोसिटी होगा v sin 60। तू बता कोलिजन किससे हुआ? बस इतना करना है बेटा, सिर्फ इतना डायग्राम बनाना है, मेरी बात सुनना, सिर्फ इतना डायग्राम बनाना है। ये अगर v है, हॉरिजॉन्टल से 60 है, तो हॉरिजॉन्टल से 60 है, कोलिजन किससे होगा? सर ये तो वॉल के पैरेलल है, इससे होगा,
तो इसकी जितनी इलास्टिक कोलिजन है तो ये तुम्हारा चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा, कोलिजन जिससे हो रहा है उसकी वेलोसिटी का डबल, क्योंकि पीछे जा रहा है। 2v cos 60 इंटू एम, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो क्या बोला, इंपल्स, इंपल्स चेंज इन मोमेंटम, वो आ गया। 2v cos 60 की वैल्यू 2mv, और cos 60 की वैल्यू होता है 1/2, cos 60 होता है 1/2, से 2 कट गया, mv आंसर आ जाएगा, mv आंसर आ जाएगा। बोल तो भाई, बस बस इसमें यही काम करना है। देख, जैसे m मास का ऑब्जेक्ट है और इस v वेलोसिटी से आ रहा है, अगर ये एंगल तुम्हारा थीटा दिया है, पता है क्या करोगे सर? अच्छा मान लो ये एंगल थीटा दिया है, ये एंगल थीटा दिया, पता है क्या करोगे? इससे हॉरिजॉन्टल से थीटा है तो ये हॉरिजॉन्टल से थीटा होगा, v का कंपोनेंट है इधर v cos थीटा, और ये हो गया v sin थीटा। जितनी स्पीड से उतनी स्पीड से ऊपर गया, तो इससे तो कोलिजन हुआ नहीं, इससे कोलिजन हुआ है, तो 2v sin थीटा इंटू एम। बताओ मजेदार चीज बताई कि नहीं? सर बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट 2023 में लास्ट ईयर पूछा है। फुटबॉल प्लेयर मूविंग साउथवर्ड, ये अगर तुम्हारा ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है। फुटबॉल प्लेयर मूविंग साउथवर्ड सडनली टर्न्स ईस्टवर्ड, वो साउथ में जा रहा है, ठीक है, और ईस्ट में चला गया। पहले साउथ में जा रहा था, ईस्ट में चला गया, तो फोर्स किधर लगा होगा? एक बात बताओ, अगर वो फाइनली ईस्ट में गया है तो ईस्ट में लगने के लिए फोर्स तो लगा ही होगा इधर, हाँ, और वो साउथ में जा रहा था, वो वेलोसिटी खत्म की है, तो पक्की ऊपर की तरफ फोर्स होगा, तभी तो नीचे की वेलोसिटी खत्म करेगा, तो नेट फोर्स इधर आएगा, किधर? नॉर्थ ईस्ट में, इधर आएगा नेट वेलोसिटी नॉर्थ ईस्ट में। थर्ड आंसर होगा। इसमें एक चीज समझो, इसमें एक चीज समझो, बड़ा लॉजिकल है, बहुत लॉजिकल है भाई। वो नीचे जा रहा था, अचानक से नीचे वेलोसिटी खत्म हो गई, तो नीचे की वेलोसिटी कौन खत्म करेगा? ऊपर की तरफ फोर्स लगा होगा, और आगे वेलोसिटी पैदा लिया तो आगे की तरफ फोर्स लगा होगा, तो नेट फोर्स इधर आ गया नॉर्थ ईस्ट में। आग लगा दो अगर ये बात तुम्हें समझ आएगी हो तो, कमेंट बॉक्स में एक बार आग लगा दो। चलो, रॉकेट प्रॉब्लम से पहले ये समझो, जो फोर्स होता है ना, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम dp बाई dt होता है। हाँ सर होता है। हम p को लिख सकते हैं mv, तो F बराबर होगा dmv बाई dt। हाँ सर होगा। इसमें जब आपका दो टर्म का डिफरेंशिएशन है तो प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगाएंगे, m बाहर तो ये हो जाएगा dv बाई dt, और जब v बाहर तो dm बाई dt। ये एक्चुअल में न्यूटन सेकेंड लॉ है। अब यहां से अगर आपका वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये जीरो हो जाएगा, तो F बराबर बनेगा, वेलोसिटी कांस्टेंट तो ये जीरो हो जाएगा, तो F बराबर बनेगा v इंटू डी एम बाई डी टी। ये वेलोसिटी कांस्टेंट पे वेरिएबल मास सिस्टम का केस हो गया। वेलोसिटी कांस्टेंट है और मास चेंज हो रहा है, वेरिएबल मास सिस्टम का। जब भी कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई चीज चलती है और मास चेंज हो रहा होता है तो फोर्स लगाता है v इंटू डी एम बाई डी टी। और अगर आपका मास कांस्टेंट है तो dm बाई डी टी जीरो हो जाएगा, तो F बराबर बनेगा m dv बाई डी टी। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये। अगर आपका कभी भी मास कांस्टेंट वाला सवाल है तो ये लगाओगे F बराबर ma, और मास वेरिएबल वाला है तो ये लगाओगे। अब यहां से ये भी समझ सकते हो, P को डिफरेंशिएट करेंगे तो dp बाई dt आपका क्या होगा? फोर्स। तो PT ग्राफ का स्लोप, PT ग्राफ का स्लोप तुम्हारा फोर्स बताएगा, और फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया आपको चेंज इन मोमेंटम बताएगा। इसको इंटीग्रेट करोगे, इसको इंटीग्रेट करोगे तो नाली मिलेगा, तो नाली ओपी लिख दो। मोमेंटम का एरिया अंडर द कर्व हमारे काम का नहीं होता है, और फोर्स का स्लोप हमारे काम का नहीं होता है। कम ऑन नाली, कम ऑन नाली, कम ऑन नाली, कम ऑन, कम ऑन नाली, कम ऑन। नेक्स्ट देखिए, अब रॉकेट वाली बात है। अब मान लीजिए ये रॉकेट है, ये रॉकेट है, ये रॉकेट है, तो रॉकेट पे बहुत आसानी से समझाता हूं, सुन। ये गैस को पीछे बर्न कर रहा होता है dm बाई dt रेट से, और v वेलोसिटी से फेंकता है, तो गैस पर कितना फोर्स लग रहा होगा? अगर कोई चीज dm बाई dt रेट से वेरी कर रहा है और u से चल रहा है तो नीचे फोर्स लगेगा गैस पर। ये तो न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग गैस रॉकेट पे ऊपर फोर्स लगाएगा। कितना लगाएगा? अब थ्रस्ट फोर्स लगाएगा u इंटू डी एम बाई डी टी। तो एसिलरेशन इसकी कितनी होगी? सर एसिलरेशन हो गई फोर्स u इंटू डी एम बाई डी टी बटा मास। ये t इज इक्वल टू जीरो का मास लोगे तो t इज इक्वल टू जीरो पे ये एसिलरेशन आ गया। सर ग्रेविटी भी कंसीडर करेंगे
अगर ग्रेविटी कंसीडर करेंगे तो -g कर दो, ये एक्सीलरेशन है तो निकाला है, तो ये फोर्स बटा मास -g, ये आपका एक्सीलरेशन आ गया। सो बहुत आसान है ये। हाँ देखो ना, अब थ्रस्ट फोर्स ये रहा और फोर्स बटा मास एक्सीलरेशन है, ग्रेविटी कंसीडर किया इसलिए जी से माइनस कर दिया। क्या होता है? नेट फोर्स बटा नेट मास। हो गया। रॉकेट कितना आसान है सोच। सर टी टाइम बाद पूछे तो, टी टाइम बाद पूछेगा तो फोर्स तो टी टाइम बाद भी इतना ही रहेगा, हाँ मास कम हो जाएगा। एम नॉट पर सेकेंड मास बर्न हो रहा है डीएम बाई डी टी, तो टी टाइम में कितना बर्न होगा? इतना। तो बचेगा कितना? ये -g। बोल रॉकेट आसान है कि मुश्किल है? बस ये दो फॉर्मूला लगाना है। फोर्स क्या होता है? u इंटू डीएम बाई डी टी, तो फोर्स u इंटू डीएम बाई डी टी बटा मास, एक्सीलरेशन हो गया। और ग्रेविटी कंसीडर करना इसलिए हमने जी से माइनस कर दिया। बता नेक्स्ट देख। अब ये सवाल कैसे पूछे जा सकते? देख बेटा, मास दे दिया रॉकेट का, हाँ, वर्टिकल फायरिंग एग्जॉस्ट स्पीड इज इतना, वेलोसिटी दे दिया, हाँ, इनिशियल अपवर्ड एक्सीलरेशन इतना चाहिए, देन अमाउंट ऑफ गैस इजेक्टेड पर सेकेंड, मतलब डीएम बाई डी पूछा है। तो एक्सीलरेशन इनिशियल 20 बराबर 800 इंटू डीएम बाई डी बटा इनिशियल मास 5000 -g। ले बता, 1 सेकेंड में सॉल्व होगा कि नहीं होगा? बता। हर स्टेप सॉल्व करूंगा, फिर कर देता हूं। पता नहीं, मुझे भरोसा नहीं होता ना। -g उधर जाएगा तो ये आ जाएगा 30। 30 बराबर, ये 00 से 00 काट दे, तो 30 गुना 50 बटा 8, ये आ गया डीएम बाई डी टी। आई गेस ऑल थिंग इज करेक्ट। पॉकेट में रॉकेट है, पॉकेट में रॉकेट, रॉकेट विथ लिफ्ट मास इतना केजी, 4 इंटू 10 टू द पावर 4 है ये, 4 इंटू 10 टू द पावर 4 केजी, ये लिखा है। बैलेंस blasted words with an initial acceleration of 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन इनिशियल थ्रस्ट ऑफ द, तो फोर्स ही पूछा है। तो 5 बराबर, ए की वैल्यू 5 दे दी, 5 बराबर u इंटू डीएम बाई डी टी, ये पूरा फोर्स पूछा है, बटा मास -g, तो -g इधर चला जाएगा, तो 15 इंटू एम नॉट बराबर u इंटू डीएम बाई डी टी। बोल बहुत इजी है कि नहीं? गन बुलेट सिस्टम में इतना याद रखना कि ये तुम्हारा मान लो गन है, इसके अंदर ये m मास का बुलेट है। जैसे ही तुम ये बुलेट को u वेलोसिटी से फायर करते हो तो गन किसी v वेलोसिटी से पीछे जाता है। इस दोनों ही केस में मोमेंटम इक्वल एंड अपोजिट होगा, मतलब मोमेंटम ऑफ बुलेट बराबर मोमेंटम ऑफ गन का मैग्नीट्यूड होगा। गन का मोमेंटम होगा मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ गन बराबर मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ गन। रिक्वायर्ड वेलोसिटी हो जाएगा बेटा m इंटू यू बटा कैपिटल M। क्या ये समझ में आता है? देखो m इंटू यू बाई कैपिटल M, बोलो हाँ सर समझ में आता है। अच्छा, इसमें काइनेटिक एनर्जी किसको ज्यादा मिलेगा? तो दोनों का मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी होता है 2a स्क्वायर p स्क्वायर बाई 2m। तो इतना याद रखना, काइनेटिक एनर्जी जिसका मास कम है उसका ज्यादा, बुलेट का ज्यादा होगा काइनेटिक एनर्जी गन का। अगर तुमसे बोले कि मैंने बुलेट को फायर किया तो बताओ काइनेटिक एनर्जी किसको ज्यादा मिलेगा? तो याद रखिएगा, बुलेट को काइनेटिक एनर्जी ज्यादा मिलेगा गन के कंपेयर में, बुलेट को काइनेटिक एनर्जी ज्यादा मिलेगा गन के कंपेयर में। अगर आप पर सेकेंड n बुलेट फायर करते हैं तो गन पे जो फोर्स लगता है वो लगता है NMU। क्या लगता है फोर्स? NMU। ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, NMU। क्या लगता है? NMU। अब देखो, इन द फिगर गिवन बिलो द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ पार्टिकल ऑफ मास 0.1 kg इज शोन, देन इंपल्स एट 2 सेकेंड। इंपल्स मतलब चेंज इन मोमेंटम, इंपल्स मतलब चेंज इन मोमेंटम, मास बाहर, मोमेंटम डेल्टा वी। ये याद रखिएगा, ये डायरेक्ट सॉल्व हो जाए, कोई खास बात नहीं है। फोर्स ये मैंने करा दिया, समझा दिया वेरिएबल क्या होता है। ये फोर्स दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट ऑफ मास 3 kg is at rest. Now the force is इतना applied on the object, then velocity at 3 सेकेंड। तो फोर्स इतना है तो वेलोसिटी 3 सेकेंड में पूछा है। एक बात बताओ, ये अगर तुम्हारा फोर्स है तो ये आई कैप मतलब एक्स का फोर्स, ये वाई का फोर्स, तो एक्स का फोर्स हमें पता है, एक्स का फोर्स बटा मास हो जाएगा एक्स का एक्सीलरेशन, एक्स का एक्सीलरेशन हो जाएगा 6t स्क्वायर बटा मास 3, मतलब 2t स्क्वायर, एंड वाई का एक्सीलरेशन होगा 4t बटा 3, ये वाई का एक्सीलरेशन आ गया। अब हमें दोनों एक्सीलरेशन अलग अलग पता है, अब दोनों एक्सीलरेशन से वेलोसिटी इंडिपेंडेंटली निकाल लीजिए। क्लियर है क्या? P हमें पता है a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर। अगर मुझे ये मोमेंटम पता है,
इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम बेटा क्या होता है, फोर्स। तो फोर्स बराबर होगा ए का डिफरेंस 0, बी टी मतलब बी टी का 1 प्लस सी इंटू 2t। फोर्स टाइम डिपेंडेंट है, फोर्स वेरीज विद टाइम इन अ क्वाड्रेटिक मैनर, नहीं फोर्स लीनियरली प्रोपोर्शनल है, 2c इंटू टी लीनियरली प्रोपोर्शनल है फोर्स। फोर्स इज टाइम डिपेंडेंट, हाँ फोर्स टाइम डिपेंडेंट है। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, नहीं फोर्स ही अगर टाइम पे है तो एक्सीलरेशन टाइम पे होगा, तो वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर होगा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, नहीं फोर्स इज टाइम डिपेंडेंट है। ये मोमेंटम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो फोर्स टाइम डिपेंडेंट आ गया। प्रोपोर्शनल टू टाइम का मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसलिए गलत होगा। बताइए क्या दूसरा सही है? यस सर। न्यूटन्स थर्ड लॉ के में हमेशा याद रखना कि एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, बट एक एमआर स्टार वाली बात इसमें मैं जरूर बताऊंगा। क्या? एक्शन रिएक्शन जो भी पेयर होगा वो सेम नेचर का होगा, मतलब नॉर्मल का रिएक्शन नॉर्मल होगा, ग्रेविटेशन का रिएक्शन ग्रेविटेशन होगा। कहीं नहीं लिखा हो एनसीईआरटी, कहीं कोई किताब में नहीं लिखा, लेकिन ये होता है। ऑल द लॉ इंडिपेंडेंट अपॉन ईच अदर, ठीक है। एक्शन रिएक्शन मस्ट बी ऑफ सेम नेचर, इसका बेटा मतलब ही है नॉर्मल का रिएक्शन ग्रेविटेशन नहीं हो सकता, इलेक्ट्रोस्टैट का रिएक्शन टेंशन नहीं हो सकता। हमेशा जो भी रिएक्शन होगा वो सेम टाइप का होगा, नॉर्मल नॉर्मल, ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन, फ्रिक्शन फ्रिक्शन, याद रखना। अगर इतना समझ गए तो बाकी बात एकदम छोटी चीज है। बीच में बोलेंगे स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन इज ऑलवेज अपोजिट रिएक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड, रिएक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिएक्शन इज मोर देन पक 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 पक। एक्शन रिएक्शन एक्शन सेम टाइम, हाँ सेम टाइम पे होता है। एक्शन एंड रिएक्शन ऑन द एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन द डिफरेंट बॉडी, या क्या डिफरेंट, व्हेन एक्शन इज अप्लाइड आफ्टर सम टाइम रिएक्शन इज अकरिंग, नहीं गलत है, सेम टाइम पे होता है, ठीक है। अब है कनेक्टेड बॉडी प्रॉब्लम। कनेक्टेड बॉडी प्रॉब्लम में बेटा बहुत आसान चीज बताता हूं, एक बहुत आसान चीज बताता हूं कि जो एक्सेलरेशन होता है ना वो होता है एफ नेट बटा मास। ये बेटा एक्सेलरेशन होगा, क्या होगा, एफ नेट बटा मास, ये एक्सेलरेशन होता है, क्या, एफ नेट बटा मास। अगर मान लो कोई एम मास का ऑब्जेक्ट है, ये रस्सी से कनेक्टेड है, m1 है, ये m2 है, ये मान लो m3 है, और यहां पे फोर्स लगा है, तो सबसे पहली बात एक ही रस्सी से बंधे हैं तो सब साथ चलेंगे, ठीक है सर, सब साथ चलेंगे। तो एक्सेलरेशन बराबर होगा नेट फोर्स बटा नेट मास m1 प्लस m2 प्लस m3। तो ये सारे नेट एक्सेलरेशन से चले, ए से ए से ए से। अब इस रस्सी में टेंशन कितना होगा? अब मान लो इस रस्सी में टेंशन T1 पूछे, तो बेटा पीछे से तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा। अगर ये ए से गया है तो इसको MA के बराबर फोर्स की जरूरत है, तभी तो ये खाएगा तो चलेगा। कोई भी चीज तभी काम करता है जब वो कुछ खाता है, बिना खाए तो नहीं चलेगा। जैसे अब मैं एकदम थक गया हूं, नहीं चल रहा हूं, तो मैं कुछ खाऊंगा, देख अभी मैं ये खाऊंगा, तो अब मैं चलना शुरू कर दूंगा। तो कोई भी बॉडी अगर ए एक्सीलरेशन से चलती है, कोई भी बॉडी अगर ए एक्सीलरेशन से चलती है तो वो MA फोर्स खाती है। तो ये कितना फोर्स खाएगी, M1A, तो यहां पे टेंशन हो जाएगा डायरेक्टली M1A बस। तो इस पर पीछे होगा M1A, हाँ सर। यहां पर टेंशन कितना होगा सर, पता है यहां पे टेंशन कितना होगा? एक तो इसको चाहिए M2A, हाँ M2A चाहिए, और पीछे से निकाल रहा है M1A, तो खाएगा कितना सर, ज्यादा खाएगा, क्योंकि M2A तो इसको चाहिए और निकाल दिया M1A। तो यहां पर जो T2 होगा वो होगा M2A जो इसको चाहिए, और प्लस M1A निकाल भी दिया, तो ये होगा M1A। ये टेंशन होना चाहिए, क्योंकि इतना तो इसको चाहिए और इतना निकाल दिया, तो टोटल जो इसको मिलेगा वो इसको जो चाहिए वो और निकाल दिया वो, देखो M2A प्लस M1A मिलेगा। अगर फील आ गया तो कमेंट बॉक्स में आग लगा दीजिए। सर थोड़ा कम समझ में आया, सवाल करेंगे तो और समझ आएगा, सवाल करेंगे तो सब धुआं धुआं हो जाएगा। जैसे देखो, एक ये सवाल करो, पहले नॉर्मल से अपन बाद में करेंगे, पहले ये सवाल करो। देखना यहां पे, देखना यहां पे, M1 M2 and M3 कनेक्टेड बाय द मासलेस स्ट्रिंग एज शोन इन द फिगर। T3 40 न्यूटन, ये 40 न्यूटन है, M1 10 kg, ये बेटा 10, और ये है 6, और ये है 4। एक्सीलरेशन बराबर होगा 40 बटा 4 6 10 20 20, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन है। हाँ अब सुनो, इसको मिला कितना, 40 न्यूटन, लेकिन इसको तो चाहिए, इसको तो चाहिए, इसको तो चाहिए, अगर मास 4 है और एक्सीलरेशन 2 है तो 8 ही चाहिए। हाँ सर, इसको सिर्फ 8 चाहिए, मिला 40,
खाएगा 8, 32 निकाल देगा पिछवाड़े से। सर जो निकाल देगा वो इसको मिलेगा, हाँ। तो इसको कितना चाहिए सर, 6 दूना इसको 12 चाहिए, मिला 32, 20 पीछे निकाल देगा। और इसको कितना चाहिए, 10 का मास एसिलेशन 2, तो इसको सर 20 चाहिए, देखो 20 मिला। ओ भाई साहब कितना आसान हो रे, कितना आसान हो, देख मिला 40, चाहिए कितना था सर, चाहिए था इसको 4 दूना 8 ही चाहिए बस, क्योंकि ये मास है, मास इंटू एसिलेशन फोर्स होता है। तो इसको चाहिए कितना सर, 4 मास इंटू एसिलेशन 2, 8 चाहिए सर, इसको 8 चाहिए। 40 में से 8 खाएगा 32 ऐसे निकाल देगा। अब ये निकला तो इसको मिला, ये मास है इसका 6 और चाहिए 2, 12 खाएगा 20 निकाल देगा, देखो 20 इसको मिला। और ये नहीं निकाल रहा है, तो जितना चाहिए उतना ही, जितना मिला उतना ही चाहिए, 10 दूना 20, 20 चाहिए 20 मिला। बोलो सर, जितना खाया उतना नहीं निकालेगा, नहीं बीच में कुछ यूज भी तो हुआ। तो भाई खाया 40, और सर मजा आ गया इसमें। तो अभी देख, अभी देख, ये देख, ये देख, 2 और 1 मिल के चलेगा, फोर्स लगा 3, तो एक्सीलरेशन हो जाएगा फोर्स 3 बटा मास 3, 1, हाँ सर 1। तो इसको मिला 3, लेकिन 1 से चलने के लिए खाएगा तो 2, 3 में से 2 खाया तो 1 आगे दे देगा, 1। देन कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द ब्लॉक 1 न्यूटन। खाया 3, ओ भाई साहब खाया 3, लेकिन 1 से चलने के लिए इसको तो 2 ही चाहिए, तो 1 आगे दे देगा। लो भाई, आसान है क्या, और करेगा, देख इधर, 4 kg, 3 kg, 8 kg, 60 न्यूटन, 15 न्यूटन। अब बताओ दोनों रस्सी में T1 T2, T1 T2 निकालो। बहुत आसान है गाइस, बहुत आसान है। कैसे, एक्सीलरेशन हो जाएगा 60 आगे 15 पीछे, तो 60 माइनस 15 बटा 8, 3 11, 4 15, 15, तो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन है। तो किधर है 60 न्यूटन की तरफ, इधर एक्सीलरेशन आएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो ना, 3 से चलने के लिए कितना खाएगा सर, 24 खाएगा, तो 60 में से 24 खा जाएगा, तो बचेगा कितना सर 36, तो यहां मिलेगा 36, T1 36 आ गया। 36 में से कितना खाएगा, 9 खाएगा, तो 36 में से 9 खाएगा तो ये 27 मिलेगा क्या, हाँ 27, 15, तो 12 मिलेगा, और 12 ही चाहिए 3 से चलने के लिए। ओ भाई साहब बताओ कितना आसान है, बताओ कितना आसान है, देखो बताओ कितना आसान है ये, मजा आया कि नहीं आया बोलो। और वैसे भी देखो, देखो इसने 15 न्यूटन तो निकाल दिया, हाँ, और 3 से चलने के लिए 12 चाहिए, तो 12 15 27 न्यूटन। देखो ये T2 है, एकदम दिमाग में घुस गया कि नहीं, हर जगह यही चलेगा, हर जगह यही चलेगा। अच्छा, अगर पुल्ली ब्लॉक सिस्टम, इस पर डायरेक्ट सवाल आया था, ये M2 है, हाँ सर नीचे लग रहा है, ये M1 है, तो नेट मास, नेट फुलिंग फोर्स हो जाएगा M2G माइनस M1G, M2G माइनस M1G, G कॉमन आ गया, तो M2 माइनस M1G बटा M1 प्लस M2। इसमें टेंशन क्या हो जाएगा, 2M1 M2 बटा M1 प्लस M2 इंटू G। क्लियर क्या, हाँ निकालो। 3 इक्वल वेट A and B, A, B and C of mass 2 kg hanging in the string over the frictionless pulley. The tension in the string connecting with the B and C. इसमें टेंशन चाहिए भाई, देखना मजा आ जाएगा। इस तरफ का टोटल मास 2 2 कितने हो जाएंगे, एक साथ मान लो ना, इंटरनल फोर्स है, तो ये 4 ये 2, तो 4 माइनस 2 बटा 4 प्लस 2 इंटू जी, एक्सीलरेशन तो ऐसे निकलेगा, तो 2 बटा 6 इंटू जी, तो ये हो गया G/3, G/3 इसका एक्सीलरेशन है नीचे की तरफ, हाँ सर। और इसमें तुमसे टेंशन पूछा है, अब रुकना, वो नहीं लगेगा, वो इस वायर में होता है। अब ये G/3 से नीचे चल रहा है, इस पर फोर्स कितना लगेगा, तो 2 kg का मास है, तो 2G इस पर नीचे फोर्स लग रहा है, और G/3 से कितना खा लेगा, और खा के निकाल देगा, तो 2G नीचे लग रहा है और G/3 खा जाएगा, तो 2G इंटू एक्सीलरेशन इसका ये है, तो खाएगा कितना, तो इसको खाएगा 2mg/3 बराबर टेंशन। नहीं समझे, चलो छोड़ दो, कोई बात नहीं। एक बात बताओ, नीचे इस पर फोर्स कितना लगेगा सर, mg तो 2g हो जाएगा नीचे फोर्स, और ऊपर टेंशन T, नीचे फोर्स ज्यादा होगा तभी नीचे जाएगा, ये फोर्स में से ये फोर्स घटा दो,
2g माइनस टी बराबर मास इसका 2 इंटू एसेलेरेशन g/3। तो t बराबर हो जाएगा 2g/3 माइनस, अच्छा माइनस टी को इधर लाओ, तो 2g माइनस 2g/3, 3 दूना 6, 6 में से जाएगा 4g/3 आंसर आ जाएगा। 3 दूना 6, 6 में से 4g/3 आंसर आ रहा है, 4g/3। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 40/3, 12 तिहाई 36, 13 न्यूटन। ये रुक जा, बढ़िया सवाल लिखा है, अभी आसान वाला कर ले। अगर एक ब्लॉक स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पे यहां रखा है और एक ब्लॉक नीचे लटका है, एक ब्लॉक कहां लटका है बेटा, नीचे लटका है, तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा m2g, इस पर टेंशन T ऊपर, यहां पे T अंदर। तो जब ये चलेगा, जब A से ये नीचे जाएगा तो ये A से कहां आएगा, आगे। तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, नेट पुलिंग फोर्स m2g बटा m1 प्लस m2, ये इसका एक्सेलरेशन होगा। सर समझ गया। टेंशन क्या होता है, जब दोनों ब्लॉक नीचे लटके होते हैं ना, तो टेंशन होता है 2m1 m2 बटा m1 प्लस m2g। अगर एक ब्लॉक नीचे और एक टेबल पे रखा है तो याद रख सकते हो T होता है m1 m2g बटा m1 प्लस m2। क्लियर। यहां पे देखो वही डायरेक्ट एक्सेलरेशन पूछा है, इसका नेट पुलिंग फोर्स mg और m1 प्लस m2 ऐड हो जाएगा, कोई खास बात नहीं। अब एक बढ़िया सवाल लिखा है मैंने, बढ़िया सवाल है, इसको करके मजा आ जाएगा। क्या है सवाल, देखिए, इन द डायग्राम सोन द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बिटवीन 2 kg एंड 1 kg, मतलब 2 kg और 1 kg में नॉर्मल रिएक्शन कितना लगेगा, ये एक दूसरे कॉन्टैक्ट फोर्स। सबसे पहले ये समझो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। 60 न्यूटन ऊपर, 18 न्यूटन नीचे, इन तीनों को एक बॉडी मान लो, 3 2 5 1 6, अभी इन दोनों तीनों को 6 kg का एक बॉडी मान लो। 60 ऊपर 18 नीचे, तो ऊपर हो जाएगा तुम्हारा 60 में से 18 जाएगा तो 52 न्यूटन, नहीं 42 न्यूटन, 42 न्यूटन का ऊपर फोर्स लग रहा है। नीचे फोर्स लगेगा mg sin 30, m है तुम्हारा 6, g है 10, sin 30 हो जाएगा हाफ, ये कटेगा 3, 30 न्यूटन। तो सबसे पहले इन तीनों को तुम एक मान लो, नीचे 18 ऊपर 60, तो ऊपर आ गया तेरा 42 न्यूटन और नीचे होगा 30 न्यूटन। तो एक्सटर्नल फोर्स कितना हुआ सर, ऊपर की तरफ वो एक्सटर्नल फोर्स, ऊपर 42 नीचे 30, तो एक्सीलरेशन बराबर होगा 42 माइनस 30 बटा 6, 12 बटा 6, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से कहां जाएगा, ऊपर। अब देखना, अगर ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है तो कितना खाएगा, 6 खाएगा। 60 में से अगर इसने 6 खा लिया, नहीं mg भी तो इस पर नीचे लग रहा है। अगर मैं सिर्फ इसके बारे में बात करूं, तो सिर्फ इसके बारे में बात करोगे तो इसका mg भी तो नीचे है, 3 10 इंटू हाफ 15 न्यूटन, तो 15 न्यूटन नीचे भी तो है, और इसको 15 न्यूटन नीचे, और जाना कहां है, ऊपर जाना है, तो इसको चाहिए ऊपर फोर्स 6 न्यूटन का, ठीक है। तो इस पर ऊपर की तरफ हो गया 45, 45 में से 60 ऊपर 15 नीचे, 45, 45 में से 6 खाएगा बस, तो बचा हुआ कितना है, 39, 39 आंसर है। हाँ, कैसा लगा सवाल, 39 आंसर आएगा। बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाए होंगे, कोई बात नहीं, बढ़िया सवाल है। मैं एक बार और बताता हूं। सबसे पहले तो बेटा ये देखो कि जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, जब 3 ब्लॉक एक साथ चिपक के चल रहे हैं, चाहे वो इंक्लाइन प्लेन पे हो, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हो, या दोनों अलग अलग इंक्लाइन प्लेन पे हो, इसको एक मान लो। जब इसको एक मान लोगे तो 3 2 5 1 6, 6 kg की बॉडी हो गई, 60 ऊपर 18 नीचे, तो 42 न्यूटन तो फोर्स हो गया, और mg sin 30 भी तो नीचे लगेगा। हाँ, तो इस हिसाब से mg sin 30, 30 नीचे 42 ऊपर, तो 42 माइनस 30 बटा 6, यह आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सिर्फ 3 kg का एफबीडी बताओ, एफबीडी ऑफ 3 kg ओनली। अगर सिर्फ 3 kg का देखोगे तो 3 kg पर 60 न्यूटन ऊपर, और नीचे mg sin थीटा से 15 न्यूटन नीचे।
ठीक है, हाँ सर। और ये 2 kg का ब्लॉक 3 kg पर नीचे फोर्स लगाएगा तो ये नॉर्मल नीचे। अब सुनो, ऊपर जा रहा है तो ऊपर वाला फोर्स ज्यादा होगा, हाँ, तो 60 माइनस नॉर्मल माइनस 15 बराबर नेट फोर्स बराबर मास 3 इंटू एसिलरेशन, ऊपर पता है हमें 2 इंटू 2, ये होगा नेट फोर्स बराबर मास इंटू एसिलरेशन। 60 में से 15 जाएगा, 45 माइनस एन बराबर 6, 6 को इधर लाओ, एन को उधर लाओ, 45 माइनस 6 बराबर एन, एन आ गया 39। थोड़ा मुश्किल है, लेवल अप हो गया, सॉरी बेटा, ये थोड़ा लेवल अप हो गया। क्या पूछा है? अरे यार 1 kg एंड 2 kg, भाई यार, भाई 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 नहीं पूछा है, मत मत हट। हाँ, फिर मैं ऊपर जाके सॉल्व नहीं करूंगा, हट 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 हट, सवाल ही चेंज कर दूंगा। 2 kg एंड 3 kg पूछा, किसने बोला? कहाँ है 2 kg एंड 3 kg निकालना है? अब बता, अब बता, ये समझ में आया कि नहीं? थोड़ा लेवल अप सवाल हो गया बेटा, झेल लोगे कि नहीं झेल लोगे बताओ? always acts on the pseudo force, always acts on a body if we draw FPD of the body from non inertial मतलब accelerated frame। दो तरह का फ्रेम होता है, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। इनर्शियल क्या होता है? अगर फ्रेम रेस्ट पे है या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो उसको कहते हैं हम इनर्शियल फ्रेम। इस इनर्शियल फ्रेम से नो स्यूडो फोर्स विल एक्ट, नो स्यूडो फोर्स विल एक्ट, कोई स्यूडो फोर्स एक्ट यहां पर नहीं होगा। लेकिन अगर अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम है देन स्यूडो फोर्स विल एक्ट, देन स्यूडो फोर्स विल एक्ट। स्यूडो फोर्स की वैल्यू होती है, स्यूडो फोर्स की वैल्यू होती है माइनस मास ऑफ सब्जेक्ट इनटू फ्रेम का एक्सेलरेशन। किसका एक्सेलरेशन? फ्रेम का एक्सेलरेशन। माइनस क्यों लगाया? तो जिधर फ्रेम का एक्सेलरेशन होगा उसके अपोजिट में लाएगा, जिधर फ्रेम का एक्सेलरेशन होगा उसके अपोजिट में लाएगा। सबसे पहला इसका एप्लीकेशन तो लिफ्ट वाला सवाल में आता है कि मान लीजिए लिफ्ट में एक m मास का ब्लॉक रखा है, तो नॉर्मल रिएक्शन कितना लाएगा? बेटा बाहर से देखो या अंदर से देखो, नॉर्मल रिएक्शन का आंसर सेम आएगा। अगर ये हम देखें तो mg नीचे, और अगर ये ऊपर जा रहा है ए एक्सीलरेशन से और यहीं पे बैठ के तुम FBD बनाओगे तो नीचे लगेगा ma, तो नॉर्मल बराबर हो जाएगा सिंपल mg प्लस ma, नॉर्मल बराबर हो जाएगा m कॉमन g प्लस a। अच्छा, इस लिफ्ट में दो इंपॉर्टेंट चीजें और होती है, लिफ्ट में दो इंपॉर्टेंट चीजें और होती है। क्या? अगर ऑब्जेक्ट लिफ्ट ऊपर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है या नीचे कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है या रेस्ट में, तीनों केस में नॉर्मल बराबर mg होता है। चाहे तुम कहीं से भी बैठ के देखो, यूनिफॉर्म मोशंस में है, नॉर्मल बराबर mg होगा, कोई यहां पे स्यूडो फोर्स नहीं लगेगा। अगर लिफ्ट नीचे चल रहा है ए एक्सेलरेशन से तो इसमें जो स्यूडो फोर्स लगता है वो ऊपर लगता है ma, नॉर्मल भी ऊपर है, mg नीचे है, तो नॉर्मल बराबर हो जाता है g माइनस ए इंटू एम। डन है तो कमेंट बॉक्स में एक बार दिल बना दीजिए प्लीज, दिल बना दीजिए प्लीज, ठीक है। अब देखिए असर्शन रीजन के फॉर्म में मैं थ्योरी को एक बार और समझाता हूं, है ना। देखिएगा, एन एलिवेटर can go up or down with a uniform speed when its weight is balanced with the tension of its cable। go up or down with uniform speed when its weight balanced with the tension, हाँ सही है। force exerted by the floor on the elevator on a foot of a person standing on it more than his weight when elevator goes down with increasing speed। go down with increasing speed जब होगा तो नॉर्मल कम होगा, तो अपरेंट वेट कम होगा, तो फोर्स एक्सर्टेड बाय द नॉर्मल फुट ऑन द प्रेशर स्टैंडिंग ऑन इट इज मोर। नहीं, रॉन्ग है ये, रॉन्ग है ये, बताइए। ऊपर वाला सही है, नीचे वाला रॉन्ग है, बताइए सही है क्या? सही है क्या? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिए, अगर पेंडुलम एक हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेटेड लिफ्ट से कनेक्टेड है तो ये वर्टिकल से कितना एंगल बनाता है? याद रखिएगा, tan थीटा इज इक्वल टू होता है a बाई जी, बहुत सिंपल है। तो थीटा इज इक्वल टू हो जाता है tan इनवर्स a बाई जी। क्लियर है क्या? नेक्स्ट देखिए, अच्छा टेंशन कितना होगा इसमें? टेंशन की बात करोगे तो इसमें टेंशन होगा
रूट अंडर mg का होल स्क्वायर प्लस ma का होल स्क्वायर। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, एक्सेलरेशन ऑफ द स्मूथ इंक्लाइन प्लेन so that block does not slide is g tan थीटा। अगर एक इंक्लाइन प्लेन है, अगर उसको मैं इधर g tan थीटा से एक्सेलरेट करा दूं तो ये ब्लॉक इस पे स्लाइड नहीं करेगा, और उस केस में नॉर्मल हो जाएगा mg बटा cos थीटा, और जो फोर्स लगाना पड़ेगा इस केस के लिए वो फोर्स हो जाएगा कैपिटल M ब्लॉक का मास, इंक्लाइन प्लेन का मास, ये स्मॉल m, कैपिटल M स्मॉल m इंटू जी tan थीटा। अच्छा, अगर मुझे फ्री फॉल कराना है, मतलब ये इंक्लाइन प्लेन है कैपिटल एम मास का, इस पर स्मॉल एम का ऑब्जेक्ट रखा है, तो इस पर मैं कितना एक्सेलरेशन दूं कि फ्री फॉल कर जाए? जी कॉट थीटा। याद रखिएगा, एक्सेलरेशन अगर जी कॉट थीटा है तो फ्री फॉल, और जी tan थीटा है तो रेस्ट में रह जाएगा। जी tan थीटा है तो रेस्ट में रह जाएगा। वही पे सवाल है, नीट 2018 में डायरेक्टली सवाल पूछा है, देख लीजिए, सेम है, कुछ चेंज नहीं है। लिफ्ट वाला सवाल मैंने करा दिया। AIPMT 2003 है, monkey of 20 kg is holding a vertical rope, then rope will not break when mass is 25 kg। जब मास 25 kg है तो ब्रेक नहीं कर रहा। is suspended from it when break it a mass exceeded 25 kg। what is the maximum acceleration? तो जितना पे वो ब्रेक नहीं कर रहा उतना मैक्सिमम मास के बराबर जो फोर्स आएगा वो लगा सकता है, मतलब मैक्सिमम टेंशन उस पे जो होगी 25 इंटू जी की वैल्यू 10 न्यूटन होगी। तो T माइनस mg बराबर ma, यहां से आपका एक्सेलरेशन निकल जाएगा। देखिए तो क्लियर है क्या ये बात? चलिए नेक्स्ट देखिए, मैन वेट 80 kg स्टैंड ऑन द weighing length लिफ्ट विच इज मूविंग अपवर्ड विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ द स्केल? वही नॉर्मल रिएक्शन, कहां जा रहा है? अपवर्ड है, तो m इंटू जी प्लस ए हो जाएगा, m इंटू जी प्लस ए हो जाएगा। ब्लॉक m is placed in smooth inclined plane, the whole system is accelerated, then force exerted on the base by mg by cos थीटा, ये बताया है। जी जब ये जी tan थीटा से एक्सेलरेट करेगा, जी tan थीटा से लेट करेगा तो नॉर्मल रिएक्शन mg बाई cos थीटा हो जाता है, याद रखना पड़ेगा। वो नॉर्मल रिएक्शन पे सवाल है। यहां पे लिफ्ट वाला केस देखिए बेटा, ये नॉर्मल कंडीशन है, ये m मास है, ये 3m मास है, ये स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है। अब वो कह रहा है कि टू ब्लॉक A एंड B ऑफ मासेस 3m एंड m, देखिए ये मास 3m है और ये m है, are connected by the massless and inexstable string, the whole system is suspended by the massless spring as shown in figure, then magnitude of acceleration of A and B immediately just after string is cut। जस्ट इसको कट करेंगे, तो इस केस में जब तुम कट करोगे ना तो सबसे पहले एक चीज देख लो, इसको अगर तुम कट ही कर दिए तो ये फ्री फॉल हो गया ना, तो m मास का ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा, ये हमेशा g से, तो b वाला तो g से नीचे जाएगा, तो फैक्ट है, हाँ v वाला g से नीचे जाएगा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, g से नीचे जाएगा। और इस पर mg फोर्स नीचे लग रहा, जो भी मास है 3mg नीचे लग रहा, और स्प्रिंग फोर्स ऊपर लगेगा, हाँ तो ये तो ऊपर की तरफ जाएगा, और इसका एक्सेलरेशन g से थोड़ा अलग होगा। कितना होगा देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखो कि जब ये दोनों साथ लटके थे तो स्प्रिंग फोर्स कितना लग रहा होगा, इन दोनों की वेट को बैलेंस कर रहा है, तो 4mg लग रहा होगा सर, 4mg के बराबर। जब ये काट के हटा दोगे तो ये तो अलग हो गया, सिर्फ इस पे स्प्रिंग फोर्स अभी भी 4mg लग रहा होगा, नीचे 3mg लगेगा इसका ग्रेविटेशनल फोर्स, तो 4mg माइनस 3mg बराबर 3m इंटू ए, तो ये हो जाएगा mg बराबर 3ma, m से m कटेगा, a बराबर हो गया g/3। तो ऊपर वाला ब्लॉक ऊपर जाएगा g/3 से, और ये नीचे गिरेगा, आपका आंसर फर्स्ट आएगा। देखो सबसे पहली बात, चाहे कोई भी केस कर लो, चाहे तुम कितना भी मास ले लो, इधर m ले लो इधर 3m ले लो, एक चीज समझना कि बेटा अगर मैं इधर m इधर 3m लेता हूं और इसको कट करता हूं तो पक्की बात है ये तो g से नीचे जाएगा, तो नीचे वाला तो हमेशा g से नीचे जाएगा, इतना समझ लिए तुम्हारा काम। इस केस में ये कितने से जाएगा? अब देखो ये m और ये 3m, तो टोटल ऊपर स्प्रिंग फोर्स कितना हो गया सर? m 3m 4mg स्टार्टिंग में, और जब कटोगे तभी इतना ही लग रहा होगा उसी इंस्टेंट पे, और नीचे m, तो 4mg माइनस mg बराबर m इंटू ए, तो ये हो जाएगा 3mg बराबर ma, m से m कटेगा, a बराबर हो गया 3g। कब? जब ऊपर m हो और नीचे 3m हो। भाई दो सवाल करा दिया, ऊपर m हो नीचे 3m हो, इसको काटोगे तो ये g से नीचे जाएगा और ये 3g से ऊपर जा रहा,
स्प्रिंग इमीडिएटली रिस्पॉन्ड नहीं करता, वो कंप्रेस होगा तब जाके धीरे धीरे रिएक्ट करेगा। कांस्टेंट रिलेशन बेटा, एक्सेलरेशन इनटू टाइम का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी सॉरी एक्सेलरेशन इनटू टेंशन, एक्सेलरेशन इनटू टेंशन का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। ये नीट के सिलेबस में लिखा हुआ भी नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हो, लेकिन इसमें एक चीज बस कर लो, ये कर लो, ये कर लो बस, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला केस इंपॉर्टेंट है, ये वाला केस इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो ये v वेलोसिटी चल रहा है तो ये कितने वेलोसिटी से आगे जाएगा ये पूछेगा। इफ द ब्लॉक इज बीइंग पुल्ड बाय द रोप मूविंग विद स्पीड v, ये v से आगे जा रहा, सोन इन अ फिगर, देन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक इज, तो ये जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ये कितने से जाएगा। अब सुनना, अब सुनना, अगर मैं इसको u मान लेता हूं तो स्ट्रिंग के लेंथ के लॉन्ग टेंशन इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। मान ले यहां पे टेंशन है t, तो ये क्या हो जाएगा t इंटू वी बराबर, यहां भी t होगा टेंशन। अब इधर थीटा है तो t का कंपोनेंट इधर ऊपर आएगा कॉस, इधर आएगा साइन, तो t साइन थीटा इंटू यू, t से t कट जाएगा, u बराबर होगा v बटा साइन थीटा। बस इतना रख लो, v बटा साइन थीटा, ये याद रख लो। यस, डी इज योर करेक्ट आंसर, वेरी गुड। फ्रिक्शन का होता है बेटा, फ्रिक्शन, व्हाट इज फ्रिक्शन, व्हाट इज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इज अ component of contact force. Friction is nothing but a contact force which is oppose relative motion और tendency of relative motion. ये relative motion और tendency of relative motion को oppose करता है। component of contact force है parallel to the contact surface लगता है। जब object rest में है तो नहीं लगता, object is at rest, then स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगता है, सॉरी, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगता है जो अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। देखो ऐसा है कि मान लो ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे रफनेस है और ये रफनेस है, तो इसकी ना पकड़ के रखने की एक शक्ति होती है एक लिमिट तक, और उसको पकड़ के रखने की जो शक्ति होती है ना उसको कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, जो म्यू इंटू एन होता है। यहां तक अगर तुम अप्लाइड फोर्स यहां से कम लगाते तो ऑब्जेक्ट नहीं चलेगा, रेस्ट में रहेगा, और रेस्ट में रहेगा, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा तो उस केस में जो फोर्स लगता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगता है जो टेंडेंसी ऑफ मोशन के बराबर। अगर ऑब्जेक्ट स्लाइड कर गया, अगर ऑब्जेक्ट स्लाइड कर गया तो यहां पर लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स या काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स म्यू के इंटू एन लगता है जब स्लाइड करेगा तब। अगर रेस्ट में है तो ये लगेगा, रेस्ट में है तो ये लगेगा, याद रखिएगा, रेस्ट में है तो अप्लाइड फोर्स के बराबर अपोजिट डायरेक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगता है। देखिए मान लीजिए यहां पे अप्लाइड फोर्स आप लगा रहे, धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ेगा फ्रिक्शन बढ़ेगा, अप्लाइड फोर्स बढ़ेगा फ्रिक्शन बढ़ेगा। अचानक से एक ऐसा समय आएगा जस्ट अबाउट टू मोशन के केस में, वहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। देखो तो यहां से यहां तक जब तक आप अप्लाइड फोर्स लगा रहे हो, जब तक आप अप्लाइड फोर्स लगा रहे हो तो फ्रिक्शन फोर्स वेरी कर रहा, और ये फ्रिक्शन फोर्स को हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। इसलिए बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स सेल्फ एडजस्टेबल होता है। आराम से सुनेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, सेल्फ एडजस्टेबल होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू अप्लाइड के बराबर रहती है हमेशा। यह है तुम्हारा वो फोर्स जब ऑब्जेक्ट जस्ट अबाउट टू स्लाइड है, काइनेटिक फ्रिक्शन। इसके बाद बेटा ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है जो म्यू एन के बराबर होता है। नॉर्मल हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एन की वैल्यू आप mg रखते हो, म्यू mg। ऑब्जेक्ट जब मोशन में चला जाता है तो म्यू के इंटू एन है, ये म्यू एल इंटू एन है और ये म्यू के इंटू एन है। 90% केस में लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की कोफिशिएंट सेम होती है। 90% केस में दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। मान लो कि ये ऑब्जेक्ट m मास का है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैं फोर्स लगा के इसको चलाना चाहता हूं, तो मैक्सिमम कितने फोर्स से फ्रिक्शन इसको रोक सकता है, म्यू m2 mg फोर्स से, क्योंकि n ऊपर mg नीचे। तो इस f की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, म्यू mg के बराबर। इस फोर्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, म्यू mg के बराबर। तो अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा के मैं इसको चलाना चाहता हूं तो मेरा जो फोर्स होना चाहिए म्यू लिमिटिंग इंटू एन के बराबर, मतलब म्यू एल इंटू mg के बराबर या बड़ा होना चाहिए, तभी ऑब्जेक्ट चलेगा, तभी ऑब्जेक्ट क्या होगा, चलेगा। लेकिन अगर तुमसे पूछे, देखो मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स तो म्यू mg होगा। अगर सिर्फ डायरेक्टली मिनिमम अप्लाइड रिक्वायर्ड फोर्स पूछे, मिनिमम अप्लाइड रिक्वायर्ड फोर्स पूछे तो ये हो जाएगा म्यू mg बटा
1 म्यू एम जी बटा रूट अंडर 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ये मिनिमम रिक्वायर्ड अप्लाइड फोर्स हो। सिंपल अगर पूछे तो हम क्या करते हैं कि इस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं थीटा एंगल पे, ताकि एक फोर्स का कंपोनेंट नॉर्मल कम करे। अच्छा, नॉर्मल कम हो जाएगा तो इसकी रोक के रखने की औकात भी कम हो जाएगी ना। इसीलिए ये फोर्स होता है जब आपसे सिंपल पूछ दे, जब आपसे सिंपल पूछ दे कि कितना मिनिमम फोर्स लगाओ, कितना मिनिमम फोर्स लगाओ, तो ये याद रखना। सिंपल पूछ दे कितना मिनिमम फोर्स लगाओ तो ये याद। अब इस पे जो नीट में सवाल होते हैं, नीट में सवाल होते हैं, वो कैसे होते हैं? तो नीट वाले सवाल कुछ ऐसे होते हैं कि एम मास का ऑब्जेक्ट है, इसको हमने रफ सरफेस पे रख दिया, ठीक है, रफ सरफेस पे रख दिया, इसको वेलोसिटी दी हमने v नॉट, तो बताओ कितना डिस्टेंस चल के रुक जाएगा? अब भाई तो स्लाइड कर रहा है, तो पीछे इस पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा म्यू एम जी, और म्यू एम जी बराबर आप फ्रिक्शन फोर्स बराबर लिखेंगे मास इंटू एक्सेलरेशन बराबर म्यू एम जी, एम से एम कटेगा, रिटार्डेशन होगा म्यू जी। अब बताओ कितना डिस्टेंस चल के रुक जाएगा? तो सर तो स्टॉपिंग डिस्टेंस हो गया, वेलोसिटी v नॉट का होल स्क्वायर बाई 2 इंटू रिटार्डेशन हो गया तुम्हारा म्यू जी। देख भाई कितने टाइम में रुक जाएगा? t बटा ए वी नॉट बटा म्यू जी, स्टॉपिंग डिस्टेंस v नॉट का होल स्क्वायर बाई म्यू जी। नीट में डायरेक्ट सवाल इससे आते हैं, नीट में डायरेक्ट सवाल इससे आते हैं, देख ले भाई, नीट में डायरेक्ट सवाल इससे आते हैं, देख ले भाई। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? चल इधर देख, देख डायरेक्ट सवाल है, ये v से चल रहा है, क्या पूछा है? कितने देर बाद रुक जाएगा? v बटा म्यू जी, ये रहा v बटा म्यू जी, डी इज योर करेक्ट आंसर, v बटा म्यू जी डायरेक्ट। अच्छा, ये एक बढ़िया सवाल मैंने बनाया, चलो देखते हैं क्या है। अ मास m rest on the horizontal surface, mass m rest on the horizontal surface, the friction between mass and the surface is mu, g की mu, mu होगा ना। if the mass is pulled by the force f, as shown in a figure, then limiting friction between the mass and the surface will be, then limiting friction mass and the surface will be, सुनो limiting friction क्या होगा? तो limiting friction force होता है बेटा mu into n। अब n की वैल्यू निकाल लो, तो इस फोर्स का ऊपर कंपोनेंट होगा f sin 30, तो ऊपर कंपोनेंट होगा f sin 30 जो कि हो जाएगा f बाई 2, और नीचे हो जाएगा mg, तो mg माइनस f बाई 2 तुम्हारा होगा नॉर्मल, और लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू नॉर्मल, तो ये हो गया म्यू mg माइनस f बाई 2। देख तो म्यू mg माइनस f बाई 2 है क्या? देख म्यू mg माइनस f बाई 2 थर्ड ऑप्शन है बेटा। बढ़िया सवाल है, एक बार देख लो बेटा रामलाल, बढ़िया सवाल है, एक बार देख लो, बढ़िया सवाल है, एक बार देख लो भाई, बढ़िया सवाल है भाई, बढ़िया सवाल है, एक बार देख लो। चलो ये देखो, बॉडी हैविंग इनिशियल वेलोसिटी इतना, मूविंग ऑन अ रफ सरफेस, कम्स टू रेस्ट आफ्टर अ मूविंग अ 50 मीटर, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन? देख भाई, स्टॉपिंग डिस्टेंस हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी का होल स्क्वायर बाई 2 म्यू जी, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू बराबर हो जाएगा v नॉट का होल स्क्वायर बाई 2 g इंटू एस। फटाफट करो तो सॉल्व एक बार, फटाफट करो सॉल्व इसको यार, छोड़ थोड़ी ना दूंगा चीजें, क्या इतना टाइम, इसको कर तो सही यार, कर तो सही इसको। वी स्क्वायर बाई 2 जी एस होगा क्या? पिछले वाला रिपीट नहीं बेटा, नहीं, फोर्स का कंपोनेंट लो, नॉर्मल निकालो, म्यू इंटू नॉर्मल तुम्हारा फोर्स होगा, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। चलिए यहां देखिए, बहुत आसान है, उसी तरीके का सवाल है। फोर्स का कंपोनेंट लीजिए आगे और ऊपर, ये हो जाएगा एफ कॉस 30, ये हो जाएगा एफ साइन 30, ऊपर होगा नॉर्मल, नीचे होगा mg, पीछे होगा फ्रिक्शन म्यू इंटू एन। अब जो पूछा है कर दीजिए, इससे ज्यादा इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द मूविंग कार सो दैट अ बॉडी लाइंग ऑन द मूविंग कार। सुन 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 सुन, कार है या कोई भी ब्लॉक है, उसके ऊपर जो ब्लॉक रखा है वो कब तक साथ चलेगा? याद रखना, कार का सरफेस हो या कोई भी सरफेस हो, ऊपर वाला अगर फ्रिक्शन से बंधा है तो इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन म्यू जी होता है बस। लेख, नीट 2023 का सवाल है ये, नीट 2023 का सवाल है, देख, कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द मूविंग कार सो दैट द बॉडी लाइंग ऑन द फ्लोर
ऑफ अ कार रिमेन्स स्टेशनरी देन कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। देख ये तो चल ही रहा है ए से, ये मैक्सिमम 7 चलेगा म्यूजी तक, उसके बाद 7 नहीं चलेगा। तो मैक्सिमम एसिलेशन जहां तक 7 चलेगा वो म्यूजी है। म्यू की वैल्यू दिया है 0.15 इंटू जी की वैल्यू 10, 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये याद रखियो भाई, ये याद रखिए, बिल्कुल थर्ड आएगा, बिल्कुल थर्ड आएगा, बिल्कुल थर्ड आएगा, 200% थर्ड आएगा। ये सवाल बहुत आसान होते हैं। ब्लॉक ऑफ मास 40 kg स्लाइड ओवर द सरफेस व्हेन द मास 4 kg supplied through the induction string passes over the frictionless pulley as shown in the figure. Coefficient of kinetic friction between surface and the block is 0.02. ठीक है, सुन भाई, ये 4 kg का ऑब्जेक्ट, तो यहां पे तुम्हारा mg फोर्स लगेगा 4 इंटू 10 40 न्यूटन, ठीक हो। और यहां पे एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा म्यू इंटू एन। म्यू बोलो, म्यू बोलो, म्यू ये 0.02 मतलब 2/100 इंटू नॉर्मल हो जाएगा तुम्हारा 40 इंटू 10। अरे भाई नॉर्मल mg के बराबर, डबल जीरो से डबल जीरो कटेगा, 8 न्यूटन फ्रिक्शन है। तो एक बात देखो कि यहां पे लगने वाला टेंशन और ये लगने वाला टेंशन तो इंटरनल हो गया, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 40 माइनस उधर 8 बटा नेट मास 4 और 10 44। तो ये हो गया तुम्हारा 40 में से 8 जाएगा 32/44, 16/22, 8/11, 8/11, 8/11। वाओ, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। फ्रिक्शन, एक लटका एक खरे पे फ्रिक्शन कर लिया भाई, एक लटका एक खरे पे फ्रिक्शन कर लिया। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, बताइए, कम ऑन। चलिए ये देखिए, a system consistent of 3 mass m1 m2 m3 connected by the static passing through the pulley, m1 hanging freely and m2 and m3 placed on a rough horizontal surface. Coefficient of friction यहां पे है mu, ठीक। the pulley is frictionless and the negligible mass, then downward acceleration of mass m1 is, ये m1 है, ये m2 और ये m3 है। तो एक्सेलरेशन बराबर क्या होगा, इसका फोर्स m1g माइनस इन दोनों का फ्रिक्शन फोर्स, तो म्यू इंटू m2 प्लस m3 इंटू जी बटा नेट मास m1 प्लस m2 प्लस m3 होगा। इसका एमआर स्टार मैं बताना चाहता हूं, क्या बेटा, ये कई बार काम आ जाएगा जोरदार, सारे लोग समझने के बाद ध्यान से देखेंगे। अगर मैं म्यू 0 मान लेता हूं, सर म्यू तो म्यू दिया हुआ है, हाँ इसीलिए तो 0 मान लो, 0.5 देता तो 0 नहीं मानता, 1 देता तो 0 नहीं मानता, अगर म्यू है तो इसको मैं 0 मान सकता हूं। तो एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा, अगर मैं यहां पे म्यू को 0 मान लूं तो सर ये तो सीधा हो जाएगा, तीनों का मास सेम है, तो नेट पुलिंग फोर्स mg बटा m3m, तो g/3 आंसर आना चाहिए। अब यहां पे अगर म्यू को मैं 0 रखता हूं तो g/9 गलत है, म्यू को 0 रखता हूं तो 0 आएगा, म्यू को 0 रखता हूं तो g/3 सही है, म्यू को 0 रखता हूं तो g/2 गलत है, ये आएगा। अब लिखो एमआर स्टार जोरदार। अरे बताओ, अगर ऐसे कंसेप्ट तुम जानते हो, पहचानते हो, तो क्या यूज करके फटाफट आंसर सही निकाल सकते हो क्या? ओ जाने जाना एमआर स्टार है जो समाना। अब देख यहां पे एक सवाल आता है कि चेन है, चेन का कोई मास m है, लेंथ l है, उसको मैं कितना हिस्सा नीचे लटका सकता हूं ताकि ये स्लाइड ना करे। तो मान लिया टेबल पे है और ये नीचे लटक गया, ये नीचे लटक गया, है ना। तो देख एक चेन है, चेन का टोटल मास है m और टोटल लेंथ है l। अब कुछ पार्ट तो टेबल पे रखा है और कुछ पार्ट नीचे लटक गया। मान ले कि उस पर m1 पार्ट नीचे लटका है, तो नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा m1 जी, जो इसको चलाने की कोशिश करेगा, और यहां पे लगेगा म्यू इंटू एन। म्यू तो देखिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसका नॉर्मल किसके बराबर होगा, m2g के बराबर, तो म्यू m2g ये रोकेगा। तो रोकने वाला फोर्स अगर चलाने वाला फोर्स के बराबर हो गया, ये कट गया, तो म्यू बराबर आ गया म्यू, एक मिनट m1g,
तो जी से जी कट के, तो म्यू बराबर आ गया m1/m2। याद रखना लटका हुआ बटा रखा हुआ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो जाता है। तो सर हमें तो लेंथ निकालना था। अबे तो कितने लेंथ का कितना मास आएगा वो तो m1 के टर्म्स में निकाल ही सकते हो ना। जैसे मान लो कि ये कैपिटल एल लेंथ है, ये कैपिटल एल लेंथ है और इसका मास m है। अब तुमने बोला कि x लेंथ नीचे चला गया, तो मास पर यूनिट लेंथ अगर म्यू है, मान ले म्यू है, तो x लेंथ का मास क्या होगा, म्यू इंटू सॉरी इसका मास यूनिट पर यूनिट लेंथ रो मान ले, तो इसका मास क्या हो जाएगा रो इंटू एक्स, ये x लेंथ है, रो इंटू एक्स इंटू जी जो नीचे लटका है, बटा जो रखा है, रखा कितना है, तो रो और इसका लेंथ हो जाएगा एल माइनस एक्स इंटू जी बराबर म्यू। तो जी से जी कटेगा, रो से रो कटेगा, एक्स बटा एल माइनस एक्स इज इक्वल टू म्यू। आंसर आ गया। अब इसमें म्यू चाहिए तो म्यू निकाल ले, एक्स चाहिए तो एक्स निकाल ले। नीचे वाला जो फोर्स है वो ऊपर वाले फ्रिक्शन फोर्स को बैलेंस करता है, बस ऊपर वाले फ्रिक्शन फोर्स को क्या करता है, बैलेंस करता है। कन्वेयर बेल्ट ये बहुत आसान है, इसमें एक्सीलरेशन बस म्यू जी लिखना होता है। कन्वेयर बेल्ट वाले केस में एक्सीलरेशन सिर्फ म्यू जी लिखना होता है, काम चल जाएगा। हॉरिजॉन्टल के केस में देखो, जैसे मान लो ये ब्लॉक है और एफ फोर्स लगा के मैंने इसको रेस्ट में रखा हुआ है, तो इस पर फ्रिक्शन कितना लगेगा, तो भाई साहब फ्रिक्शन तो कॉन्टैक्ट सरफेस के पैरेलल ऊपर लगेगा, mg नीचे इसको नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ये रेस्ट में है तो फ्रिक्शन फोर्स तुम्हारा क्या होगा, स्टैटिक, जो कि f के बराबर नहीं, म्यू एन के बराबर नहीं, सीधा mg के बराबर होगा, क्योंकि यहां पे ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के बराबर लगता है। बोलो हाँ कि ना। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या लगता है, अप्लाइड फोर्स के बराबर। और इसमें अप्लाइड फोर्स वो होता है जो चलाने की कोशिश कर रहा है, अप्लाइड फोर्स वो होता है जो चलाने की कोशिश कर रहा होता है, अप्लाइड फोर्स वो होता है जो चलाने की कोशिश कर रहा होता है। तो यहां पर नीचे mg लग रहा है जो इसको नीचे चलाने की कोशिश कर रहा है, और फ्रिक्शन कहां लग रहा है, ऊपर लग रहा है। फ्रिक्शन कहां लग रहा है, ऊपर लग रहा है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या लिखोगे, अप्लाइड फोर्स के बराबर, और अप्लाइड फोर्स क्या होगा, mg होगा अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में। अगर ऑब्जेक्ट चल रहा है, अगर ऑब्जेक्ट यहां पे नीचे स्लाइड कर रहा है, तो तुम लोगे कि नीचे mg हो गया और ऊपर तुम्हारा फ्रिक्शन फोर्स हो गया, तो अब फ्रिक्शन फोर्स म्यू इंटू एन के बराबर होगा। अगर तुमने एफ फोर्स लगा के इसको दबाया है तो ये नॉर्मल एफ के बराबर होगा, तो इसको लिख सकते हो म्यू एफ। तो एक्सीलरेशन बराबर होगा नीचे का फोर्स mg माइनस म्यू एफ बराबर m, ये एक्सीलरेशन आएगा। क्या फील है बेटा इस बात का, क्या फील है इस बात का। चलिए ये बहुत इजी है, वर्टिकल एक्सीलरेशन का केस है। यहां पे देखो अल्फा कितना होना चाहिए कि अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू हो तो ये नीचे स्लाइड ना करे। सुनो, इस पर नीचे फोर्स mg और यहीं पे बैठ के bd बनाओगे तो पीछे होगा m अल्फा, आगे होगा नॉर्मल, ऊपर होगा फ्रिक्शन। मुझे बताओ ये नीचे स्लाइड ना करे तो क्या फ्रिक्शन mg के बराबर होना चाहिए, हाँ फ्रिक्शन mg के बराबर होना चाहिए। और फ्रिक्शन को क्या लिख सकते हैं, एक मिनट, n बराबर, फ्रिक्शन को लिखोगे म्यू इंटू एन बराबर mg, और n तुम्हारा m अल्फा के बराबर होगा, तो म्यू m अल्फा बराबर mg, m से m कटेगा, अल्फा बराबर आएगा g बाई म्यू, अल्फा बराबर होगा g बाई म्यू, अल्फा बराबर होगा g बाई म्यू। तो एक्सीलरेशन जो होना चाहिए वो g बाई म्यू से बड़ा होना चाहिए। छोटा होने पर तो स्यूडो फोर्स कम, तो नॉर्मल कम, तो फ्रिक्शन कम, ये सी आंसर होगा। देख ले भाई, देख ले, सही बोला है क्या, वाह, कमेंट बॉक्स में तो आग लगा दी तूने, सी आग लगा दी, झरी लगा दी एकदम। ये तो नीट का सवाल है, एकदम थ्योरेटिकल है, इजी है। चलो अगर इंक्लाइन प्लेन पे हम फ्रिक्शन का केस देखें तो इंक्लाइन प्लेन पे सबसे पहले एक बात बताऊं, दो चीजें होती है इंक्लाइन प्लेन पे। पहली तो ये कि ब्लॉक को रख दिया, और दूसरा होता है ब्लॉक स्लाइड कर रहा है, तो कौन सा पहले पड़ेगा बता। बच्चा ना, पता है मैं भी पढ़ाता तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता थोड़ा, और कंफ्यूज होकर सवाल नहीं करता, बहुत ईजी है। तो पहले मैं केस कराता हूं कि इस इंक्लाइन प्लेन पे ना ऑब्जेक्ट को रखा है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड नॉट मूविंग, ऑब्जेक्ट को रखा है, ऑब्जेक्ट इज जस्ट प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट को रखा है। अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो ये चलेगा कि नहीं, वो डिपेंड करता है कि अगर इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है और थीटा एंगल थीटा है, तो टैन थीटा अगर म्यू के बराबर है तो जस्ट अबाउट टू मूव होगा, जस्ट अबाउट टू मूव होगा, ये जस्ट चलने वाला होगा।
और अगर तुम्हारा tan थीटा बड़ा है म्यू कम है तो ये मूविंग होगा। अगर म्यू बड़ा है और tan थीटा कम है, रोकने वाली शक्ति म्यू बड़ा है, तो ये रेस्ट में होगा। अब अगर ये रेस्ट में है, अगर ये रेस्ट में है, अगर तुम्हारा इस केस में म्यू ज्यादा है और tan थीटा कम है, म्यू ज्यादा है और tan थीटा कम है तो रेस्ट में है, और रेस्ट में है तो यहां पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो स्टैटिक लगेगा। बोलो हाँ कि ना। और स्टैटिक कितना लगता है? तो जो इसको चलाने की कोशिश कर रहा है mg sin थीटा, mg sin थीटा के बराबर, तो यहां पे फ्रिक्शन फोर्स सिर्फ mg sin थीटा होगा। सर ठीक है। जस्ट अबाउट टू मूव के केस में तो वही mg sin थीटा ही होगा, लेकिन अगर वो चल गया, क्योंकि मूविंग लिखा है, तो चल गया तो नीचे mg sin थीटा इसको चला के ले जा रहा है, तो इधर फ्रिक्शन लगेगा म्यू इंटू एन, इंक्लाइन प्लेन पे इधर नॉर्मल और इधर mg cos थीटा, तो होगा म्यू mg cos थीटा। तो इसका एक्सेलरेशन बताओ डाउनवर्ड कितना होगा? एक्सेलरेशन होगा नीचे वाला फोर्स mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा बटा मास m, m कट गया, तो एक्सेलरेशन होगा g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा, हो गया। ये एक्सेलरेशन है। देखो यहां पे मैंने लिखा है ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन इंक्लाइन प्लेन, प्लेस्ड ऑन इंक्लाइन प्लेन, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन इंक्लाइन प्लेन। उस केस में केस 1 म्यू बराबर tan थीटा जस्ट अबाउट टू स्लाइड, फ्रिक्शन फोर्स mg sin थीटा के बराबर होगा, और कांटेक्ट फोर्स उस केस में mg के बराबर, क्योंकि कांटेक्ट फोर्स क्या होता है? नॉर्मल और फ्रिक्शन का वेक्टर सम जोड़ोगे तो mg आएगा। अगर म्यू बड़ा है तो तुमने बोला म्यू बड़ा है तो ऑब्जेक्ट नहीं चलेगा, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? mg sin थीटा, नॉर्मल कितना होगा? mg cos थीटा, तो इन दोनों का वेक्टर सम क्या होगा? mg। कांटेक्ट फोर्स होता है नॉर्मल और फ्रिक्शन का वेक्टर सम। अगर ये दूसरा केस आपको समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में आग लगा दीजिए प्लीज। अगर ये दूसरा केस समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में आग लगा दीजिए प्लीज, क्योंकि म्यू ज्यादा है, फ्रिक्शन ज्यादा है तो चलेगा नहीं, ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा, तो अप्लाइड फोर्स स्टैटिक के बराबर रहेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन mg sin थीटा और mg cos थीटा, नॉर्मली वेक्टर सम mg आ जाएगा। अगर tan थीटा ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट विल मूव, और ऑब्जेक्ट अगर मूव करेगा तो ये हो गया एक्सेलरेशन। बताओ, ये हो गया एक्सेलरेशन आपका, क्या दिक्कत है? ये बात भी सही है। अच्छा, अब दो केस है। क्या? अगर ऑब्जेक्ट को मैंने v0 वेलोसिटी से फेंका है, अब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, तो बताओ कितना डिस्टेंस चल के रुकेगा? ये नीट का पूछा हुआ सवाल है। तो बस इस केस में पता है क्या ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट ना ऊपर स्लाइड कर रहा है, तो पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा और पीछे की तरफ mg sin थीटा लगेगा, तो फ्रिक्शन होगा म्यू mg cos थीटा और ये होगा बेटा mg sin थीटा, तो नेट फोर्स नीचे की तरफ लग गया, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? म्यू mg cos थीटा प्लस म्यू mg sin थीटा, mg sin थीटा बटाए, बस इतना ध्यान रखना है, बस इतना ध्यान रखना है। अच्छा, अगर तुम्हें दे दे कि भाई साहब नहीं ऑब्जेक्ट ना यहां पे रखा है और ये नीचे स्लाइड कर रहा है, तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, mg sin थीटा नीचे लगेगा, उस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा? यही केस होगा, बस यहां पे माइनस आ जाएगा, यही केस होगा, बस वहां पे माइनस आ जाएगा। नहीं, अभी तो नहीं किया मैंने, नहीं, वहां पे माइनस आ जाएगा, बताइए। अरे सुनो 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 सुनो, बजाया तो नहीं था। बताइए, ये एक होमवर्क है, कर लेना। अच्छा, मान लो कि ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर लेके जाना चाहता हूं तो कितना फोर्स लगाऊं? ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर लेके जाना चाहता हूं तो मैं कितना फोर्स लगाऊं? तो नीचे लगेगा तुम्हारा फ्रिक्शन और नीचे लगेगा तुम्हारा mg sin थीटा, तो दोनों फोर्स के बराबर ये फोर्स लगाओगे तो ऑब्जेक्ट ऊपर चला जाएगा। अगर ऐसा बोले कि ऑब्जेक्ट ऊपर ले जाना चाहते हैं तो कितना फोर्स लगाएं, तो ये अप्लाइड फोर्स इन दोनों फोर्स के बराबर। देखो, फ्रिक्शन किसी का सगा नहीं है, वो क्या करता है? फ्रिक्शन किसी का सगा नहीं है, वो क्या करता है? तो सर फ्रिक्शन हमेशा और हमेशा, याद रखिएगा, सुनिएगा ध्यान से, फ्रिक्शन हमेशा और हमेशा, हमेशा और हमेशा क्या करता है? सर क्या करता है हमेशा और हमेशा? क्या करता है? रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। वो किसी का सगा नहीं, वो कभी भी नीचे लग सकता है, कभी भी ऊपर लग सकता है, कहीं भी लग सकता है। सर्कुलर डायनेमिक्स में आता है बेटा बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, मोशन ऑफ कार ऑन अ कर्व्ड रोड,
है ना, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ पे चीजें चल रही होगी। तो इसमें बस एक चीज ध्यान रखना है, दो तरह के तरीके से सॉल्व होता है। एक होता है सेंट्रीपीटल फोर्स और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, सेंट्रीपीटल फोर्स हमेशा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होता है, फ्रॉम ग्राउंड, ये ना ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही होगा, मूविंग फ्रेम में बैठ के नहीं होगा। और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर होगा, नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर, नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर, नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर होगा। और वो जो नेट फोर्स होगा वो mv स्क्वायर बाई आर के बराबर होगा। वो नेट फोर्स कितना होगा, mv स्क्वायर बाई आर के बराबर होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स ग्राउंड फ्रेम में होता है, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर होता है, वो नेट फोर्स mv स्क्वायर बाई आर के बराबर होगा। mv स्क्वायर बाई आर को सेंट्रीपिटल कभी मत बोलना। कई बार बच्चे बोल देते हैं कि सर नेट फोर्स में mv स्क्वायर बाई आर जोड़ देते हैं या घटा देते हैं। नेट फोर्स में कभी भी मैंने पहले नहीं बजाया था लेकिन अब बजा रहा हूं, है ना। और मैं ये कह रहा हूं कि पानी दे दो थोड़ा सा आसपास में, कहिए तो पानी पीना ही भूल गया यार, बताओ 9 घंटे हो गए पानी नहीं पिया, मैं भी पगला आदमी हूं। देखो, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है सर, फ्रॉम ग्राउंड, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर होता है, नेट फोर्स mv स्क्वायर बाई होता है। सेंट्रीफ्यूगल कब लगता है, जब तुम रोटेटिंग ऑब्जेक्ट पर ही बैठ जाओगे, विथ रिस्पेक्ट टू रोटेटिंग ऑब्जेक्ट। उस केस में जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, वो सारे रियल फोर्स होंगे उसको हम नहीं देखें, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा वो mv स्क्वायर बाई आर होगा, अवे फ्रॉम सेंटर, अवे 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 फ्रॉम सेंटर, अवे फ्रॉम सेंटर, सेंटर से बाहर mv स्क्वायर बाई आर। क्या होगा भाई साहब, सेंटर से बाहर mv स्क्वायर बाई आर होगा, अवे फ्रॉम सेंटर mv स्क्वायर बाई आर। सवाल को कहां से सॉल्व करना चाहिए, बाहर से बैठ के कि अंदर से बैठ के? सवाल को अंदर से बैठ के सॉल्व करना चाहिए। क्यों, क्योंकि वहां से चीजें हमें रेस्ट में दिखती है। हा भाई साहब, क्या भाई तैयारी करके लाऊं। ये देख, केसेस प्लैनेट अराउंड द सन, वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल कौन प्ले करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रॉन इन एटम, वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्ले करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट में सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल कौन प्ले करता है, कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल। कार में फ्रिक्शन फोर्स, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ में टेंशन फोर्स। वाह बेटा वाह, मौज करती। अच्छा बता, यहां पे कोई कार कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, क्या चल रहा है, यहां पे कोई कार कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन कहां पे ज्यादा होगा, ए पर कि बी पर? तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं। मान लो ये कार है, ऐसे चल रहा है वी स्पीड से, ये कार है वी स्पीड से ऐसे चल रहा है, तो क्या होता है कि तुम उसी पर बैठ के, मतलब कार पे बैठ के उसका एफबीडी बनाओ, हमेशा सेंटर से बाहर सेंट्रीफ्यूगल लगाना। तो सेंटर से बाहर नॉर्मल ऊपर, क्योंकि सरफेस है नॉर्मल ऊपर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी ऊपर mv स्क्वायर बाई आर और mg नीचे। तो यहां पे नॉर्मल प्लस ये mg के बराबर है, तो नॉर्मल कम होगा। यहां पे सेंटर ऐसे सरफेस है, तो सेंटर नीचे, तो mv स्क्वायर बाई आर नीचे, mg नीचे और नॉर्मल ऊपर। तो यहां पे नॉर्मल क्या होगा, ज्यादा होगा। बी पर जो नॉर्मल की वैल्यू होगी वो बड़ी होगी, बी देखो, बी पर नॉर्मल की वैल्यू बड़ी होगी, देखो बी पर नॉर्मल की वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। क्लियर है क्या? ये देखिए, वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L connected to the particle of mass m and the other end connected to the small peg on the smooth horizontal table. If the particle moves in the circle with speed v, the net force on the particle towards the center will be. जैसे net force particle on the center, अब मान लो कि ये एक m मास का ऑब्जेक्ट है और ऐसे घूम रहा है, ये टेंशन है, तो one end of the string of length L connected on the particle of mass m and the other end is connected to the small peg on a smooth horizontal table. और smooth horizontal table पे ऐसे चल रहा है। The particle move in a circle with speed v, force on the particle directed towards the center will be, T represent the tension. तो सेंटर की तरफ जो नेट फोर्स होगा वो कैपिटल T होगा, क्योंकि हमें पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे चलता हुआ दिखाई दे रहा है, और जब तक नहीं बोलेगा तब तक तुम इस पे बैठ के तो एफबीडी बनाओगे नहीं कि नेट फोर्स जीरो कर दिया। अंदर बैठ के नेट फोर्स जीरो कर सकते हैं हम। ये देख देख देख, यहां देख,
सॉरी एक चीज नहीं बताई मैंने, आई एम सॉरी बेटा। जब तुम सेंट्रीफ्यूगल लगाओगे ना तो यहां पे बैठ जाओगे, जो घूम रहा है उसी पे बैठ जाओगे, और जो घूम रहा है उसी पर बैठ जाओगे तो तुम्हारे रिस्पेक्ट में उस पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि तुम जहां बैठोगे उसको तो रेस्ट में देखोगे। तुम्हारे रिस्पेक्ट में इस पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि तुम जहां बैठोगे भाई मेरे उसको तो रेस्ट में देखोगे। तो जब तक तुम्हें बोले नहीं तब तक तुम वहां नहीं बैठोगे। और एमबी स्क्वायर बी आर को हम जोड़ते घटाते नहीं है, नेट फोर्स को हम एमबी स्क्वायर बी आर के बराबर रखते हैं, तो नेट फोर्स ये नहीं होगा, आंसर डी आएगा आपका, आंसर डी आएगा आपका। क्लियर है क्या? यस सर। अ ग्रामोफोन रिकॉर्डर इज रिमूविंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ये ग्रामोफोन रिकॉर्डर है और ये ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रहा है। अब मैं अगर यहां पे एक एम मास रख दूं तो सिर्फ ये समझना कि तुम यहीं पे बैठ के एफबीडी बनाओगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम ओमेगा स्क्वायर आर बाहर, यहां पे म्यू एन अंदर की तरफ फ्रिक्शन, ऊपर नॉर्मल नीचे mg, हो गया काम, खेल हो गया भाई साहब, खेल हो गया भाई साहब। n बराबर mg तो n को mg रख दोगे तो यहां पे होगा म्यू mg बराबर m ओमेगा स्क्वायर आर, m से m कटेगा, ओमेगा स्क्वायर आ गया म्यू जी बटा आर, म्यू जी बटा आर, तो ओमेगा हो जाएगा रूट अंडर म्यू जी बाई आर। भाई साहब डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बता रहा, हर चीज को ड्राइव करके बता रहा हूं, मैं गजब हूं भाई, मैं गजब, मतलब मैं सच में गजब हूं। हालांकि एक दिन में पढ़ाना तो भी हर चीज को मैं ड्राइव करके बता रहा हूं, मैं गजब हूं भाई साहब, मैं गजब हूं, मैं गजब हूं भाई, मैं गजब हूं। एक दिन में कराना है तो भी हर चीज को ड्राइव करके बता रहा, गजब, मैं पागल हूं, मैं गधा हूं, मैं गजब बेवकूफ हूं, मैं एकदम नालायक हूं, मैं गजब हूं। डेथ विल, मुझे तो बस फॉर्मूला इधर उधर कुछ भी लिख के चला जाना चाहिए। भाई तुम्हारे पास समय कहां है, बस समय कहां है, तुम तो 4 घंटे में सब देख के जाना चाहते हो, सब 4 से 5 घंटे, सर कम से कम 12 घंटे में तो सब देख के जाएंगे। हाँ 12 घंटे में 16 चैप्टर सब देख के। अब मैं गजब हूं, साला गधा हूं, अरे मैं पगला हूं, पगला नालायक। इधर नीचे एमजी फोर्स लगेगा, हाँ मैं बेसिक से थ्योरी नहीं बता रहा हूं, मैं तो गजब हूं, मैं बेसिक से थ्योरी नहीं बता रहा हूं, सवाल बहुत सारे करा दिया, मैं गजब हूं, गजब हूं, मैं गजब। चल तो डेथ वेल में क्या होगा, ये सरफेस है, हाँ सरफेस है ये, तो इधर लगेगा तुम्हारा नॉर्मल और बाहर की तरफ लगेगा एम ओमेगा स्क्वायर आर, और ये सरफेस नीचे एमजी से जब स्लाइड करेगा तो ऊपर फ्रिक्शन लगेगा, सर ठीक है। तो नॉर्मल की वैल्यू एम ओमेगा स्क्वायर आर, सॉरी एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर होता है, या तो एम बी स्क्वायर भी आर होगा। देखो दो चीजें हैं, एक कह रहा है वी स्क्वायर होगा, साले चप्पल निकाल के मारना शुरू करूंगा ना, टेंजेंशियल वेलोसिटी तो एम बी स्क्वायर भी आर होगा, नहीं तो एम ओमेगा स्क्वायर आर होगा, एम ओमेगा स्क्वायर नहीं तो एम बी स्क्वायर भी आर होगा। चलिए देखिए, चलिए देखिए, तो यहां पे नॉर्मल इसके बराबर और फ्रिक्शन बराबर होता है म्यू एन, तो म्यू इंटू ये हो गया एम ओमेगा स्क्वायर आर बराबर ये एम जी, तो यहां से एम कटेगा तो ओमेगा स्क्वायर आ गया जी बटा म्यू आर, तो ओमेगा हो जाएगा रूट अंडर जी बाई म्यू आर, ये डेथ वेल हो गया, ये डेथ वेल हो गया, ये डेथ वेल हो गया। देखिए कार, अच्छा कार और साइकिल वाले केस में ना सिर्फ एक चीज याद रखो कि tan थीटा बराबर वी स्क्वायर बाई आर जी होगा या म्यू बराबर वी स्क्वायर बाई आर जी होगा, बस ये याद रखो। कार वाला और बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट खत्म, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, मोशन ऑफ कार, ये सारे सवाल में लग जाएगा डायरेक्ट। ग्रामोफोन वाले में ऑप्शन सी होगा, ओके। मैंने कुछ गलत कर दिया क्या, ओमेगा आ रहा बेटा म्यू जी बटा आर, आर पूछा तो आर इधर चला जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर है, तो म्यू जी बटा आर स्क्वायर, सॉरी म्यू जी बटा ओमेगा स्क्वायर, म्यू जी बटा ओमेगा स्क्वायर। डेडिकेशन को सैल्यूट करना पड़ेगा तुम्हारे, सी आंसर आएगा बिल्कुल, सी आंसर आएगा बिल्कुल बिल्कुल। चलो ये बताओ कि बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट और मोशन ऑफ कार में ये याद रख दोगे तो काम हो जाएगा, हाँ सर। या तो म्यू बराबर वी स्क्वायर वी आर जी होगा, लेकिन या तो tan थीटा वी स्क्वायर वी आर जी होगा। यहां से v बराबर क्या हो जाएगा, रूट आर जी tan थीटा, और यहां से v बराबर क्या होगा, v बराबर होगा म्यू आर जी, या तो v बराबर रूट म्यू आर जी या v बराबर आर जी tan थीटा। बताओ तो यही लगेगा क्या इसमें, कैसे सर,
मास इतना है, मूविंग विद स्पीड इतना, मूविंग विद स्पीड इतना, ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 20 मीटर ऑन अ लेवल रोड, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ऑफ फ्रिक्शन एट एन द सेंट्रीपिटल फोर्स? ये म्यू बराबर वी स्क्वायर वी आर जी। क्या इसी से काम चल जाएगा? क्या इसी से काम चल जाएगा? यस सर, ये ग्रामोफोन वाला सवाल है, इजी है, करा दिया ग्रामोफोन वाला सवाल है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।